आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। किस्सा कुर्सी का सफर आज आ पहुंचा है वाराणसी में, धर्म की नगरी वाराणसी जो आज बन गई है रणभूमि। 2014 के महारण का सबसे वर्स्ट मुकाबला, वो मुकाबला जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, पूरे देश की नजर है। यहां की जनता का क्या रुख है 12 मई को, क्योंकि यहां मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 12 मई को है और 12 मई को बनारस में वोट पड़ेंगे। हम जानेंगे बनारस की जनता से कि उनका मत क्या है, हवा का रुख उनके मुताबिक क्या है। हमारे साथ आम लोग बनारस के मौजूद हैं, हमारे साथ सभी दलों के प्रमुख नेता यहां पर मौजूद हैं। यहां से बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, वही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की सत्ता पा चुके थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, अब वो नरेंद्र मोदी के सामने है। कांग्रेस ने भी इस सीट को नाक की लड़ाई बनाया है। अजय राय, जिसे भूमिपुत्र वो कहते हैं, वो यहां से चुनावी मैदान में है। हमारे साथ जो खास पैनलिस्ट जुड़े हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राहुल कोठारी जुड़े हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संदीप दुबे हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सतीश चौबे हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सुनील यादव जुड़ चुके हैं। मेरा सबसे पहला सवाल सतीश जी आपसे है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस बाकी जगहों पर इतना ध्यान नहीं दे रही, लेकिन बनारस को नाक की लड़ाई बना दिया है। बनारस की नाक की लड़ाई का सवाल आप सब लोगों ने बना रखा है, पूरी दुनिया ने, और खास तौर से आप मीडिया के लोगों ने इस तरह से पिक्चर आपने पेंट कर दिया है कि बनारस में कोई चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि जैसे कोई युद्ध होने जा रहा हो। और ऐसे वजह से कांग्रेस के लोगों को भी क्या आप इसे युद्ध नहीं मान रहे हैं? हम लोगों ने उसको, आप इसे सियासी युद्ध नहीं मान रहे हैं? नहीं, सियासी युद्ध तो पूरे 546 जगह है, लेकिन बनारस को अगर आप महायुद्ध की, महारण संग्राम की अगर बात करती हैं, तो उस महासंग्राम के रण को कांग्रेस के लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और एक ऐसे व्यक्ति को जो हवा बनाने में काफी माहिर है, उस हवा के लड़ाई को तोड़ने के लिए कांग्रेस यहां धरती पर रह करके लड़ रही है। और हमने ऐसे उम्मीदवार को भी यहां दिया है जो यहीं पैदा हुआ, इसी गंगा की लहर में खेला और यहीं की माटी में पल बढ़ के और शायद इसीलिए ऐसे गठजोड़ कर डाले जिसका किसी को कभी यकीन ही नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 12 मई के मतदान के बाद अगर राजपूत जी 16 मई को आपसे कभी फोन से बात होगी तो हम इस हवा के गुब्बारे का जो पंचर है वो भी आपको दिखा दूंगा। राहुल, ये इशारा आपकी तरफ वो निकल रहा है। ये इशारा बीजेपी की तरफ है, नरेंद्र मोदी गुब्बारा कह रहे हैं। देखिए, चौबे जी कुछ भी बोले, लेकिन आज मैं जो देख रहा हूं कि 24 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे, आदरणीय मोदी जी ने नामांकन भरा था। उस दिन पूरे बनारस की जनता ने देखा कि किस तरह से लहर उनके साथ में थी। लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और निश्चित रूप से जब मोदी जी ने यहां आने का फैसला किया तो उन्होंने सोचा था कि इस क्षेत्र का विकास करेंगे, बुनकरों का विकास करेंगे, घाटों का विकास करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने समर्थन लिया है कथित लोगों का, तो मुझे लगता है कि बनारस की जनता के सामने सुरक्षा भी आज की तारीख में बड़ा मुद्दा हो गया है। बनारस की जनता के सामने सुरक्षा आज की तारीख में बड़ा मुद्दा है, आप इससे मानती हैं? जी, डॉक्टर ऋतु गर्ग, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मुद्दा है बनारस की जनता के बीच। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की सुरक्षा इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, पहले ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंपेन एक गुब्बारा है और उसकी हवा जल्द ही निकाल देगी कांग्रेस। नहीं, बीजेपी का कैंपेन तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मुझे लग रहा है कि चलना भी चाहिए। लास्ट के 4 दिन बचे हैं हमारे बीच, तो काम तो होना चाहिए। समाजवादी पार्टी, सबके बीच समाज, आपके प्रत्याशी तो कहीं दिखे ही नहीं, दिखाई ही नहीं दिए। वो आपको नहीं दिखे होंगे, लेकिन जनता आपको दिख रहे हैं, जनता के बीच हैं। और हम लोग जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, अभी कांग्रेस के साथी भी उन्होंने अपना पक्ष रखा, भारतीय जनता के पार्टी ने उन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं, 66 साल की आजादी में सबसे ज्यादा मौका आपको मिला, कांग्रेस को, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे हैं कि हम यहां विकास करने आए हैं। हमको बता दीजिए कि गुजरात में आप जिनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार आपने बनाया, गुजरात में उन्होंने सत्ता में आने के बाद आज तक वो पूरे देश को गुजरात मॉडल नहीं समझा पाए। और इस समय जिस तरीके से 2 दिन से भाषण कर रहे हैं कि हम सबसे नीची जाति के हैं, ये लोग हमेशा जाति धर्म के आधार पर इस देश को तोड़ने का, बांटने का और उसी के आधार पर काम करने का,
और मैं केवल एक चीज कहूंगा, बनारस के लोग सामने हैं। अब बनारस के लोग ये तय कर लें कि शायद अब उसर और बंजर वहां गुजरात में तो बचा नहीं होगा उद्योगपतियों को देने के लिए, तब बनारस के लोगों को तय करना है कि इनकी जमीन बचनी है या उद्योगपतियों के हाथ में। आप यूपी की बात करिए, यूपी में आपकी सरकार कई बार आई, अभी भी है। यूपी में सड़कों का क्या हाल है? बनारस के लोग ये बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में फटाफट सड़कें बन रही हैं। हम यही कहते हैं, उनकी छोटी सोच हम लोग कभी कभी आपके टीवी के माध्यम से देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, जब भी भाषण करते हैं कहते हैं हमारा गुजरात, हमारा गुजरात, हमारा गुजरात। मैंने कहा कि कहां का आपका गुजरात? अगर इस देश में कोई भी पैदा हुआ है कहा वो कि सबका हिस्सा है, दूसरे लोग राज कर रहे हैं। का गुजरात जो व्यक्ति जिनके शासन में 2 साल में 5000 से ज्यादा हत्याएं हो जाती हैं, तो अगर हम 66 से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट होगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने राज किया है, जिस तरह से इनके मंत्री आजम खान आज बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हुई है, निश्चित रूप से जनता पूरी तरीके से इनसे आक्रोशित हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। चलिए एक मैं आप दोनों हमारे भाई जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने हत्याओं की जिक्र किया, तो एक से बढ़कर एक है यहाँ। अगर ये कहते हैं कि मुजफ्फरपुर हुआ, तो आपके यहां भी गोधरा हुआ जिसमें 2000 लोग मारे गए, और उन 2000 लोगों के लिए आज तक गुजरात में न्याय नहीं मिल पाया। हम बनारस के लोग, बेनियाबाग पर इनकी सभा हुई, इसके पहले का एक रिकॉर्ड था कि भारतीय जनता पार्टी का 1993 में यहां श्रीश चंद्र दीक्षित उम्मीदवार थे और वो वहां पर सभा हुई। सभा के तुरंत बाद ये दीपक मधोक जी सहित पुराने लोग यहां काशी में हैं, ये बताएं, तुरंत एक भारी दंगा बनारस में हुआ और पूरा बनारस धू धू करके जल उठा। और अगर बेनियाबाग में फिर से ये सभा करने की बात मांग रहे हैं तो केवल ये कुचक्र है और जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि फिर से ये दंगा के चपेट नहीं। लेकिन अगर मैं आऊंगी, आप इसका काउंटर सवाल मेरे पास है, लेकिन संदीप बहुत देर से खामोश है। संदीप, बेनियाबाग से मुझे याद आया कि बेनियाबाग के मैदान से ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल कहां है? अब ये कहा जा रहा है कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो गई है। मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए इस राजनीति को। हमारी लड़ाई न कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई न बीजेपी से है, हमारी लड़ाई न सपा से है। ये तीनों पार्टियां तो एक हैं। जब इनको मौका मिलता है एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लेती हैं, खड़ी हो जाती हैं, सरकार चलाती हैं। हम जब गांधी की बात करते हैं तो कहते हैं कि तुम गांधी की बात क्यों करते हो, ये हम मेरे भगोड़े कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के समय सुभाष चंद्र बोस भगोड़े थे, भगत सिंह भगोड़े थे, राजगुरु भगोड़े थे। और आज मेरी बात पूरी हो जाती है। आज की के बारे में कोई भी भारतीय उनके खिलाफ नहीं सुन सकता। अगर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अगर आप बात माफ करिएगा, अगर उनको आपने भगोड़ा था तो ये काशी की धरती पर अच्छा ठीक है सुभाष चंद्र बोस शायद हमारे देश के नायक थे। हमें हमारी लड़ाई भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है और ये लड़ाई अब बैठ जाइए। चलिए संदीप सतीश जी, मैं आप दोनों से मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग आम आदमी जीतेगा, वही आम आदमी जीतेगा। मेरा केजरीवाल जी के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, मेरा उनसे एक प्रश्न है कि आपने दिल्ली में तो सरकार चला नहीं पाई, बनारस में क्या सरकार चलाएंगे? दिल्ली वालों को आपने ठगा है, क्या बनारस वालों को ठगने की तैयारी है? और आपके सारे लोग जितने भी हैं सब यहाँ पे पेमेंट के दौर पे आए हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं और होटल लॉज में रुके हैं, यहाँ का कोई बंदा नहीं है। संदीप बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। इस देश का हर नौजवान जो इस देश में ये सोचता है कि लिखे तारीख गुलशन की, तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। वो बदलाव के लिए पूरे देश में घूम घूम के जन जागरण कर रहा है और उसको आप कहिए कि वो भाड़े का टट्टू है, उस पर इल्जाम लगाइए। नौजवान पीढ़ी को आप सभी बड़े लोग बख्श दीजिए, क्योंकि वो नौजवान पीढ़ी बदलाव चाहती है, ईमानदारी के साथ वो काम करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारा एक वजूद इस देश में बने और हमारी पहचान खड़ी, और उस पहचान की लड़ाई है। केवल एक चीज कहूंगा, इन्होंने कहा कि हम नौजवान के भविष्य के बारे में सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, भारतीय जनता पार्टी
अगर किसी इनको मौका मिला, कांग्रेस को 66 सालों में 50 साल से ज्यादा मौका मिला, इन्होंने कभी क्या एक साल में 16 लाख लैपटॉप बांटे? भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, बात लैपटॉप की नहीं है, नहीं, बात लैपटॉप की नहीं है। हम केवल एक चीज कह रहे हैं, हम केवल आपके चैनल के द्वारा, सुनिए सुनील जी, नहीं, मेरी सुनिए, मैं आपकी तब सुनूंगा। देखिए कार्यक्रम तब हो सकता है जब हम सुने और आप भी सुने। हम कह रहे हैं, आपकी बात सुनिए, हम कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल साहब जिस तरीके से एक सपना थे, दिल्ली के लोगों ने भरोसा किया, नौजवानों ने भरोसा किया और वो सपना टूट गया 49 दिनों में। वैसे इस देश के सामने नरेंद्र मोदी एक सपना है और सपना जैसे ही नींद खुलेगी ये सपना जरूर टूटेगा। ये लोग केवल गुमराह करके बात करते हैं। चलिए, नरेंद्र मोदी एक सपना है, ये सपना भी एक दिन टूटेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का सपना तोड़ा। आप क्या कहेंगे इस पे? जहां तक अरविंद जी का और बाकी प्रश्न था, महापुरुषों के नाम लेके आप चर्चा कर रहे थे, सुनील जी से भी एक सवाल मुझे पूछना है और एक सवाल छोटा सा भाई साहब से जी। आप जिस दिन काशी में पधारते हैं, आप पार्टी के लोग शहर काजी और मुफ्ती ये शहर से मिल करके फोटो खिंचवा के अखबारों में देते हैं। क्या इस 35 लाख की आबादी के शहर में, जो हजारों साल पुराना शहर है, एक भी हिंदू धर्माचार्य नहीं मिला आपको, अथवा कोई विद्वान नहीं मिला था जिससे आशीर्वाद लेने आप जा सकते थे? और आज केजरीवाल जी हिंदू संस्कृति की बात कर रहे थे कि वो हिंदू नहीं हो सकता, तो आप क्या कहना चाहेंगे? संदीप, देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। हम उस हर व्यक्ति का आदर करते हैं जो यहाँ पे वोटर है। सुनिए तो साहब, आप इसको फिर धर्म के एक नाम आप बताइए, गोल गोल घुमाइए नहीं मुझे। गोल नहीं, ये धर्म के आप क्यों चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं जो धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए? हम तो आम आदमी के पास जाना चाहते हैं, जिसकी वो समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए उसको खड़ा करना चाहते हैं। आप एक सही कारण, धार्मिक लोग धर्म के ठेकेदार हैं इस शहर में, आप बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए, आप बोलिए, इस देश में जाति के ठेकेदार हैं। सुनिए, इस देश में जाति के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, माफिया हैं, सब कुछ ठेकेदारी पे चल रही है। अगर ये चीज खत्म कर दिया जाए इस देश में, तो आम आदमी की समृद्धि आज 5% की जगह 50% हो जाएगी। आज आम आदमी दुष्चक्र में फंसा हुआ है, उससे निकलने की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काम भाजपा वाले करते हैं, ये काम कांग्रेस वाले करते हैं, आप बुला रहे हैं कार्यकर्ता। भाई साहब, ये काम मोदी जी करते हैं देश में घूम घूम। आपने अन्ना हजारे को धोखा दिया और अपने कार्यकर्ता ठेके में लेके आ रहे हैं। धोखा नहीं दिया, धर्म के ठेकेदार की बात कैसे कर रहे हैं? जनता को हम केवल एक चीज कहेंगे, जितनी अच्छी बात इन्होंने रखी है, खत्म हो जाने जितनी अच्छी बात इन्होंने रखी है, और अगर ये केजरीवाल साहब सत्ता में रह करके नौजवानों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के लिए और नए देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए अगर सोचते तो अच्छा था, लेकिन आप भागे, दिल्ली को धोखा दिया, अब आप पूरे देश को धोखा देने की तैयारी में। चलिए आप देखिए, मैं केवल एक बात ये कहना चाहता हूं, अभी ठेकेदारी की बात सम्मानित आपने कहा, अगर धर्म के ठेकेदारों को आप नहीं मानते हो तो मुफ्ती काजी के पास क्या करने अचार डालने गए थे? क्यों गए थे वहां? एक दूसरा सवाल, और अगर आप ठेकेदारी की बात करते हैं, भैया जी कोठारी, आप दुबे जी, सुनील भाई भी शायद बनारस के नहीं हैं, ये सब 10 तारीख के बाद जो है एक परदेसी जो साइब्रेरियन पक्षी आता है, उसी तरह से ये साइब्रेरियन पक्षी इस समय काशी में आए और 10 के बाद ये डंडे के बल पर खदेड़ दिए जाएंगे। और केवल यही बनारस में, बनारस का लोग। मैं केवल एक चीज कहूंगा, जैसी कांग्रेस की संस्कृति है वैसे ही उनके जबान से शब्द निकल रहे हैं, जो ये सब साइब्रेरियन हैं। नरेंद्र मोदी, मैं केवल लाइब्रेरियन आपके प्रतिनिधि यहाँ हैं, घोटालेबाजों की जो बारात है उसके बाराती हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरह से देश में घोटाले किए सबके सामने है। आज रॉबर्ट वाड्रा जो इनका दामाद है, वो 1 लाख से 300 करोड़ रुपए बनाता है। ये लोग देश को लूटने निकले हैं, महंगाई इनके सामने है। साथियों, इनका जो अजय राय या प्रत्याशी है वो AK-47 रख के घूमता है, इससे ज्यादा, और ये मुख्तार अंसारी का समर्थन लेते हैं, इससे ज्यादा बेशरम कोई प्रत्याशी हो नहीं सकता।
सुनिए, अभी 56 बोले तो बोले इसका जो अजय राय यहाँ प्रत्याशी है वो AK-47 रख के घूमता है, इससे ज्यादा, और ये मुख्तार अंसारी का समर्थन लेते हैं, इससे ज्यादा बेशरम कोई प्रत्याशी हो नहीं सकता। सुनिए, अभी 56 बोले तो बोले AK-47 की बात करने वाले को ज्यादा सारी, ज्ञान है। अरे बात सुनो यार, हम लोगों को हथियारों का ज्ञान नहीं है। AK-47 की बात करने वाले आप लोगों को हथियारों का ज्यादा ज्ञान है, हमें हथियारों का ज्ञान नहीं है। कि उस समय वो कहाँ थे, भारतीय जनता पार्टी में थे। हम एक मिनट, आप सारे नेताओं से यह भी अनुरोध है कि जनता भी बैठी, उसका भी राय ले लें। आपने कहा, हमारे एक साथी ने कहा, सम्मानित इस शहर के हैं, साइबेरियन पक्षी की बात कही। अजय राय लाइब्रेरी रहने वाले का नहीं, साइबेरियन पक्षी आपने कहा, लाइब्रेरियन मुझे भी अपने शब्दों पर गया। अजय राय मूल रहने वाले कहा, ग्राम सभा मलसा, जिला गाजीपुर। उनका ननिहाल कहाँ है? उनका ननिहाल है जिला मिर्जापुर, ग्राम सभा बरैनी। वो विधायक कहां से हैं? पिंडरा लोकसभा मछली शहर। और इन्होंने ना वो बनारस। मैं पिंडरा विधानसभा का रहने वाला हूँ, पिंडरा विधानसभा का, जिला वाराणसी, लोकसभा मछली शहर। मैडम, लोकसभा मछली शहर। और दूसरी बात, इन्होंने जिस तरीके से कहा पंछी की बात, अजय राय बीजेपी में थे, उड़ करके पंछी थे, उड़ के आ गए सपा में, वहां से उड़ के मन नहीं लगा, फिर आ गए नए डाल कांग्रेस पे। अब कांग्रेस को लोगों को भी भरोसा नहीं है कि यहां से भी उड़ेंगे, कहां जाएंगे। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतने दिनों से आप यूपी में कैंपेन कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है? किसी को नीचा दिखा के क्या खुद को लिफ्ट अप किया जा सकता है? दिल्ली में आपका एजेंडा था बिजली, पानी, भ्रष्टाचार। तो क्या भ्रष्टाचार का मतलब आप समझाते क्या? यूपी में सबसे ज्यादा ईव टीजिंग के केसेस है। वुमेन सिक्योरिटी के बारे में आपने आज तक बात नहीं की। आप विकास के बारे में बात नहीं करते। आपने कांग्रेस के अगेंस्ट में इतने सारे FIR लॉन्च किए दिल्ली में और उन्हीं के साथ समर्थन ले लिया। जबकि रिजल्ट निकला था तो आपने कहा था जितना भी हो जाए हम किसी से समर्थन नहीं लेंगे। बिल्कुल, देखिए, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब हमें दिल्ली में बहुमत नहीं मिला, हमें जो सीटें मिली वो कम थी, कांग्रेस पार्टी कही कि भाई मैं समर्थन देने को तैयार हूं। हमने कहा कि हमें तो आपका समर्थन नहीं चाहिए। हमने 18 मुद्दे बनाए, हमने कहा कि इस मुद्दे पे जो पार्टियां आए वो समर्थन दे दे। ये खुद फ्लैट में समर्थन लेके गए। दूसरी बात, हमने आपने छोड़ा क्यों? आप 49 डेज में आप रियलाइज कर जाते हैं जो कन्फ्यूजन है, जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत दिल्ली में MCD में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वहां का चीफ मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट चपरासी जो होता है, चपरासी से ज्यादा औकात नहीं थी। या तो हम राजनीति में चपरासीगिरी करें या फिर हम बदलाव की राजनीति करें। तो हम लोगों ने बदलाव। संदीप जी, आप जरा शांत होकर सुनिए, आप तो झगड़ा करने लग रहे हैं। अरे मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जब बोलता हूं सब लोग बोलने लगते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। रावत वाड्रा डील केस में अशोक खेम का एक ईमानदार IAS अफसर था, उसको उसने डील को कैंसिल किया, और यदुवीर सिंह जैसा IAS ऑफिसर जो कि उस डील को जस्टिफाई किया, उसको आपने हिसार से लोकसभा का टिकट दे दिया। ये ईमानदारी और कर्नाटक है कि ये ईमानदार आदमी कौन है? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बता रहा हूं, जो लोग भी इस तरह की आप बातें कर रहे हैं, आप जैसे आपने कहा कि वो आदमी खेमका के खिलाफ गया, उसके पक्ष में गया, उसके खिलाफ कोई ऐसी बात आई नहीं। आज ये बातें आपकी आ रही हैं, तो जनता उसको सबक सिखाएगी। हम लोग तो बार बार कह चुके हैं कि अगर कोई करप्ट आदमी गलती से हमारे तरफ से गलत आदमी को भी टिकट मिल गया तो उसको जनता घर आएगी। ये पहली बार ऐसा हुआ, ऐसी पहली बार हुआ। जनता से कुछ और सवाल लेते हैं, समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से पूछना चाहता हूं कि आप गुजरात मॉडल की 5 वो योजना बता दीजिए जो सीधे जनता के बीच में जनता को लाभ, उद्योगपति अडानी अंबानी को नहीं, जनता को लाभ पहुंचे और उत्तर प्रदेश सरकार पे भारी पड़ती हो। 5 योजना। चलिए, देखिए, गुजरात में जिस तरह का विकास हुआ, मैं सबसे पहले बताता हूं युवाओं के बारे में। मैं चूंकि युवा हूं, युवाओं के जितना सशक्तिकरण का काम हुआ, उनके वहां पर जिस तरीके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम हुआ, आज जितने ज्यादा कोर्स वहां पर, जितने ज्यादा कोर्स 50,000 से ज्यादा कोर्स वहां गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चलाए जा रहे हैं। आप दूसरे विषय सुनिए, आप वहां पर बिजली के विषय में पूरी तरीके से गुजरात मुकाबला नहीं कर सकते। सोलर पावर के माध्यम से देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर। जनता ने तो कांग्रेस पार्टी से। मेरा सवाल बीजेपी के नेताजी से है कि जैसे आप राज ठाकरे से हाथ मिलाने गए,
आपको पता है कि राज ठाकरे 2 सीट भी उनके पास लोकसभा में नहीं है। हमारे उत्तर भारत के बनारस के खासतौर से बेच्चू से पढ़ने वाले बच्चे वहां जाते हैं, बुरी तरीके से मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीटे जाते हैं, हमारे गरीब यहां के मारे जाते हैं। मोदी जी को क्या ये न्यूज टीवी पर उन्होंने नहीं देखा था, या उनको ये पता नहीं था कि मनसे वाले क्या हमारे साथ दुर्व्यवहार करते? चलिए फटाफट जवाब, क्योंकि आखिरी 1 मिनट है हमारे पास। गलत फहमी है, हमारा किसी मनसे से कोई भी गठबंधन नहीं है, हमारा केवल शिवसेना के साथ पुराना गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी झूठ को स्वीकार नहीं करती, पूरी तरह से शिवसेना के साथ बरसों से गठबंधन मेरे पास है। केवल ये राजेश जी केवल ये बता दें कि मोदी जी केवल सपना दिखाएंगे कि ये भी बताएंगे कि सिलेंडर अब 12 की जगह ये 24 देने जा रहे हैं। महंगाई कम करने के सवाल पर ये भी बताएं कि डीजल कितने पर लाके रोकने जा रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी खोलेबाजी नहीं करती, हमारे अटल जी ने सरकार चलाई थी, अटल जी ने ना केवल अटल जी ने हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के बीच तय करना है कि किसको वो चुनकर लाएंगे, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। एक बड़ा फैसला इस जनता को लेना है। और आपने देखा और आपने सुना कि जनता के मुद्दे कई हैं, जनता के मन में कई सवाल हैं। अब 12 मई को कहां जाता है ये वोट, हवा का रुख किस तरफ होता है, वही तय करेगा 16 मई को देश का क्या भविष्य होने जा रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी। अपनी मां को कहां रखता है?